दोस्तों, पाकिस्तान के हालात पर जो भी पाकिस्तान मीडिया में बातचीत होती है वो सब आपको तो चैनल पर मिल जाएगी। इसलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए और बने रहिए हमारे साथ में। पाकिस्तान में मतलब हमने देखा पै दर पै जो है वो मसाइल के अंबार हैं। हम आज तक एक कौम नहीं बन सके। बेहतरी की कोई तवक्का जो है उम्मीद तो की जा सकती है, कोई ऐसी तवक्का नहीं रखी जा सकती हालात देखते हुए। देखिए, पाकिस्तान की दो बड़ी अहम खुसूसियात हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान जमहूरियत के ज़रिए बना था, वोट के ज़रिए बना था। दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नज़र नहीं आता चंद एक के अलावा जो जमहूरियत के ज़रिए बने हो। बदकिस्मती यह है कि पाकिस्तान में जमहूरियत को डेवलप होने नहीं दिया गया और आधा हिस्सा हमारा फ़ौजी हुकूमतों में गुजरा। और जनरल अयूब खान जो कमांडर इन चीफ थे, उन्होंने निज़ाम हुकूमत को चलाना शुरू कर दिया। तो वो जो जमहूरियत की बुनियाद थी वो ख़त्म हो गई। उसका इस मुल्क को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और आज भी जब ये तीसरी जमहूरी हुकूमत है 2008 के बाद, तो असल चैलेंज जो है वो जमहूरी इदारे के मुस्तहकम होने का है। अगर जमहूरी इदारा मुस्तहकम हो जाता भारत की तरह, तो पाकिस्तान भारत से ज़्यादा बड़ा तरक्की याफ्ता मुल्क होता। तो मैं समझता हूँ कि जो जमहूरियत का इदारा डेवलप नहीं हो पाया उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, तो उसकी वजह से हम आज तक मसाइल का शिकार हैं। डॉक्टर सईद जाफर साहब, थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिए कि जमहूरियत डेवलप नहीं हो पाई, लेकिन ये इसको टोटली जो है वो हम देखते हैं कि ये मिलिट्री की तरफ डाल दिया जाता है, डिक्टेटरशिप की तरफ डाल दिया जाता है। लेकिन रूलिंग एलीट तो कोई और चीज है। इसमें तमाम तर मफाद परस्त आपको नजर आते हैं कि जो बुनियादी तौर पर रूल कर रहे होते हैं उसमें मीडिया पर्सन भी होते हैं, मिलिट्री पर्सन भी होते हैं, उसमें सरमायादार भी हैं, उसमें सियासतदान भी अपना रोल प्ले करते हैं। तब कहीं जाके ये जो है वो डिक्टेटर जो है वो पनपता है। देखिए, ये उमूमी तबसरा कर देना काफ़ी नहीं है। मेरा ख्याल है कि आज के दिन का तकाजा है कि हम तारीख को तारीख के तौर पे समझने की कोशिश करें। मेरी गुजारिश ये है कि तारीखी एतबार से देखें तो 1947 में ये बात रोज़े रोशन की तरह अयान थी कि मुस्लिम लीग ने सियासी तरीके से आईनी जद्दोजहद के जरिए से पाकिस्तान बनाया था। दुनिया के और मुल्कों को देखिए, अलजायर अस्करी जद्दोजहद के नतीजे में आज़ाद हुआ। तुर्की को मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने आज़ाद कराया और वो फ़ौज के सरबराह थे। इंडोनेशिया में फ़ौजी और अस्करी फतूह के जरिए से वो मुल्क की आज़ादी मुमकिन हुई। पाकिस्तान एक वकील के दलाइल और कानूनी रास्ते से वजूद में आया तो बिल्कुल तय था कि पाकिस्तान के क़याम के बाद मुल्क की जो इदारा साजी होगी और जो रियासत साजी होगी, उसके अंदर पाकिस्तान के जो बुनियादी समाजी और हक़ाइक़ हैं उनको पेश नज़र रखा जाएगा। क़याम पाकिस्तान के वक्त 4 सूबे थे, मशरक़ी बंगाल, पंजाब, सिंध और सरहद। बलूचिस्तान अभी सूबा नहीं बना था। पाकिस्तान में 10 रियासतें थीं। ज़रूरी था कि जो पाकिस्तान की असल बुनियाद है वो इन रियासतों और सूबों के इत्तेफाक राय से वजूद में आती और रियासत साजी में इन सब की शराकत होती। और रियासत साजी में शराकत का मतलब ये था कि सियासी इदारों में सबकी नुमाइंदगी मुनासिब तौर पे होती, अपनी अपनी आबादी के मुताबिक नुमाइंदगी होती और मुल्क की इक़्तिसादियात के अंदर इन सब की शराकत होती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि इसके बरक्स पहले ब्यूरोक्रेसी ने इक़्तिदार पे कब्जा किया और 1951 में जब जनरल अयूब खान फौज के कमांडर इन चीफ बने तो वो ब्यूरोक्रेसी के हलीफ बने। और उसके बाद जो पाकिस्तान में अगले 10-12 साल हैं, गोया ये समझिए कि 1951 से लेके 1958 तक के 8 साल, ये पाकिस्तान में 2 हुकूमतें थीं। एक हुकूमत नजर आने वाली हुकूमत थी जिसके अंदर कभी ख्वाजा नाज़मुद्दीन वजीर आज़म होते थे, कभी मोहम्मद अली बोगरा होते थे, कभी सोहरवर्दी होते थे। लेकिन एक पसे पर्दा हुकूमत थी जो ब्यूरोक्रेसी और फौज चला रही थी। और इस हुकूमत में चौधरी मोहम्मद अली, गुलाम मोहम्मद, इस्कंदर मिर्जा, इकरामुल्लाह, जाहिद हुसैन, अयूब खान, ये लोग शामिल थे। इन्होंने पाकिस्तान की असल पॉलिसीज बनाई, दाखिली भी, माशी भी। और ये वो अफराद और इदारे थे जो पाकिस्तान को अमेरिका के हल्के असर में लेके गए और इन्होंने अमेरिका से दरख्वास्तें की कि हमारे सर पे हाथ रखिए। और अयूब खान ने अमेरिका में पेंटागन में जाके ये दलाइल दिए
कि पाकिस्तान में अगर इंतखाबात के नतीजे में मुंतखब हुकूमत वजूद में आई और उन इंतखाबात की तारीख भी ऐलान हो गई थी कि फरवरी 59 में इंतखाबात होने थे, लेकिन ये कि अयूब खान ने 1958 में अप्रैल मार्च में अमेरिका में जाके ये कहा कि पाकिस्तान में अगर जमहूरियत आ गई तो पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो जाएगा और अमेरिका के काम नहीं आ सकेगा। सो अमेरिका की हिमायत से माशाल्लाह लगाया गया। आप सियासतदानों की बात करते हैं, सियासतदानों में कमजोरियां थी, खामियां थी, वो एक दूसरे की लेग पुलिंग करते थे। हमारी सियासी क़यादत जो है वो बुनियादी तौर पर सूबों तक महदूद थी। डॉक्टर साहब, मेरा यही सवाल भी यही था कि सब जो है अपनी हद तक कंट्रीब्यूट करते रहे। मेरा जवाब मुकम्मल होने दी, मैं आधे मिनट में मुकम्मल कर रहा हूँ। मेरा कहना यह है कि सियासतदानों में जितनी खामियां कमजोरियां थी ये दुनिया के हर मुल्क के सियासतदानों में होती हैं। जिस अरसे में पाकिस्तान में ये 1947 से 1958 तक का जो दौर है, अगर आप देखें यूरोप के मुल्कों में, इटली में 20 हुकूमतें तब्दील हुई हैं। डिस्टेबलाइजेशन जो है उन मुल्कों में भी था, गैर मुस्तहकम हुकूमतें बरतानिया में भी रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन हुकूमतों को एक तरफ करके सियासत को ख़त्म करके इक़्तिदार पे कब्जा कर लिया जाए। तो पाकिस्तान में बुनियाद जिस चीज़ ने रखी है उस फसाद की और उस बीमारी की जो आज आप हर शोबे ज़िंदगी में देख रहे हैं, वो इन गैर जमहूरी हुकूमतों की कारस्तानी है। ज़ैद हामिद साहब, क्या कहेंगे आज की सूरत हाल पे, पाकिस्तान के 73 साल मुकम्मल होने पे? देखिए मंसूर, बात यह है कि हम जब भी पाकिस्तान के मसाइल की या उसकी तारीख करते हैं तो उस तरह जिस तरह बहुत सारे अंधे लोग एक हाथी को बयान करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। कोई इसकी सूंड पकड़ लेता है, कोई दुम पकड़ लेता है, कोई इसकी टांग पकड़ लेता है, और हर कोई अपने नुक्ते नजर से पाकिस्तान को समझाने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान को अगर समझना है तो आपको पाकिस्तान के फाउंडिंग फादर्स की जबान में समझना पड़ेगा, उस तरह नहीं जैसे मैं और आप समझना चाह रहे हैं। और हमारे फाउंडिंग फादर्स ने पाकिस्तान किसी डेमोक्रेटिक तरीके से नहीं बनाया था। मैं मेहमानों से पाकिस्तान जमाने में ना हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन थी, ना पॉलिटिकल, हमारे पास कोई गवर्नमेंट थी, ना पावर थी, ना ताकत थी। पाकिस्तान इनकलाबी तहरीक, और जब सारे नेगोशिएशन हो गए तो क़ायद-ए-आज़म ने डायरेक्ट एक्शन डे का कहा था, जिसके अंदर हजारों लाखों लोग हिंदुस्तान में कत्ल हुए। क़ायद-ए-आज़म went violent. क़ायद-ए-आज़म Gandhi drew a knife and said, "I'll fight Pakistan to the knife." तो उसके बाद एक वायलेंट स्ट्रगल थी। इंडिया वॉज सेट ऑन फायर, जिस पर माउंटबेटन ने कहा था कि ब्रिटिश एम्पायर कैन नॉट कंट्रोल इफ द कम्युनल वायलेंस ब्रेक्स आउट, और जिसके नतीजे में फिर मजबूर होकर उन्होंने हिंदुस्तान को पार्टी क़ायद-ए-आज़म रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, नॉट अ ब्लडी डेमोक्रेटिक मूवमेंट। लेट्स डिफाइन दिस फर्स्ट। और फिर पाकिस्तान का जो आइडिया, जिस तरह अल्लामा इकबाल ने इसको डिफाइन किया था, अगर आप सारे नैरेटिव से अल्लामा इकबाल को निकाल दें फिर पाकिस्तान खत्म होकर रह जाता है, बेमानी हो जाएगा। यह बिल्कुल बेकार बहस है कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी थी या मार्शल लॉ। सवाल यह है कि वेयर वाज द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, जिसको सबसे पहले डिफाइन किया था मोहम्मद असद ने, अल्लामा लियोपोल्ड वेस्ट, जिनको अल्लामा इकबाल ने तरबियत दी। He was the first person to have a Pakistani passport, और क़ायद-ए-आज़म ने उनको डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक रिकंस्ट्रक्शन बना के दिया कि वो आउटलाइन बनाए फ्रेमवर्क ऑफ एन इस्लामिक वेलफेयर, और इसके बाद जिसकी बुनियाद पर लियाकत अली खान ने 1949 में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश की। एंड इफ यू रीड द स्पीच ऑफ लियाकत अली खान ऑफ द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, हमारी तारीख में इससे शानदार तकरीर आज तक नहीं की गई, जिसमें 1400 साल की इस्लामिक तारीख को समेट कर बताया गया था। हामिद साहब, आइडियोलॉजी से किसी को इनकार नहीं है। जिस मकसद के तहत जो है ये सारी जद्दोजहद की गई थी, उसमें हम किस हद तक कामयाब हैं, ये है बुनियादी मसला। वो जिस कॉलोनियल माइंडसेट से हम निकले थे, वो माइंडसेट आज भी मौजूद है, ये है बुनियादी मसला। वो माइंडसेट आज मौजूद नहीं है। क्या पीपल्स पार्टी, क्या पीटीआई, क्या पीएमएलएन, क्या एनक्यूएम, क्या जेयूआई, एएनपी, जो हमारे मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस हैं, मुझे आप कसम खा के बताइए जो क़ायद-ए-आज़म और अल्लामा इकबाल की आइडियोलॉजी को फॉलो करना चाहते हैं।
जैद आमिर साहब, आप कसम खा के बताइए कि ये जो इलीट रूल करती है पाकिस्तान में, अगर ये पाकिस्तान के मफाद का सोच रही होती तो पाकिस्तान आज इस हाल पे होता? या पाकिस्तानी, ये डेमोग्राफी का नाम तो नहीं है ना पाकिस्तान, इसमें जो लोग रह रहे हैं उनका नाम है पाकिस्तान। मैं एग्जैक्टली यही बात आपको तो कह, यू आर सपोर्टिंग माय आर्गुमेंट कि पाकिस्तान की जो इलीट है ये रास्ता गुम कर बैठी है, मुकम्मल तौर पर अब तमत्तुइया मार रही है, एक अंधे की तरह जो हाथी को डिफाइन कर रहा है कि हमारा मसला डेमोक्रेसी है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, फेडरल गवर्नमेंट है, कन्फेडरेशन है, प्रोविंशियल है। ये सारी खुराफात और बकवास। द प्रॉब्लम इज वी हैव लॉस्ट द डायरेक्शन आइडियोलॉजिकली फॉर विच वी वर क्रिएटेड एज एन इस्लामिक वेलफेयर स्टेट, फॉर विच वी गेव 5 मिलियन सैक्रिफाइसेस, फॉर विच वी डिवाइडेड इंडिया। ये सारा मकसद है हयात आप भूल गए। आज आपके अंदर 4 तबकाती तालीमी निजाम है। आर्मी पब्लिक स्कूल जैसे इदारों के अंदर ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की पाकिस्तान स्टडीज पढ़ाई जाती है। आप कौन सी नस्ल पैदा कर रहे हैं जो उर्दू जुबान खत्म हो चुकी है पाकिस्तान से आज। तो दोस्तों, देखा आपने कि सिचुएशन ऐसी है पाकिस्तान के अंदर कि अगर रिलीजन के नाम पे आपने एक मुल्क, एक देश बना लिया और फिर अगर आपकी प्रोग्रेसिव थॉट्स नहीं रहती है तो आने वाले दिनों में आपको कोई नहीं बचा सकता। 1947 से लेके 2014 तक पाकिस्तान अमेरिका की गोद में बैठा रहा, लेकिन वो उसका फ़ायदा ठीक तरीके से नहीं उठा पाया। उसके बाद चाइना और टर्की की गोद में बैठा, अभी भी उसका फ़ायदा नहीं उठा रहा है। और अब तक सिचुएशन तो कुछ ऐसी है कि पाकिस्तान ने अपनी पूरी की पूरी सिचुएशन चाइना के हवाले कर दी है। अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है, पाकिस्तान की सिचुएशन बेटर होती है कि नहीं। सऊदी को भी अपना बाप बनाया था, लेकिन सऊदी ने भी लात मार के पाकिस्तान को भगा दिया है। अब देखते हैं आने वाले दिनों में कि टर्की और चाइना दो ही अब पाकिस्तान के बाप बने रहते हैं, या फिर आने वाले दिनों में कोई और बाप भी बनता है, या फिर वो अपने एसेंशियर या फिर कहे कि अपने पूर्वज बदलते हैं। नहीं, देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। और तब तक के लिए भारत माता की जय। वंदे